Hello everyone, this is Pooja Gandhi and welcome to my YouTube channel Physics Science। सो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि हमने देखा था, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। F इक्वल्स टू P Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो वहां पे मैंने एक चीज मेंशन की थी। तो कि जो के है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती क्या है और किस तरीके से फोर्स जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इट्स नेम स्टेट्स, परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, परमिटिविटी दैट मीन्स किसी चीज को परमिट करना। सो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करती है दैट मीन्स कि किसी भी मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको परमिट करती है, यानी कि वो उसको अलाउ करती है कि कितना फील्ड उसके अंदर से पास हो सकता है। ये चीज वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिसाइड करती है। सो जैसा कि एफ इक्वल्स टू, अगर हम फ्री स्पेस के लिए बात करें तो फ्री स्पेस के लिए जो फोर्स होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस के लिए, या फिर हम कह सकते हैं एयर के लिए। सो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है हमारे पास 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 न्यूटन मीटर पर कोलम स्क्वायर। सॉरी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सो ये जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की, ये फ्री स्पेस के लिए होती है और ये मिनिमम वैल्यू होती है, यानी कि किसी भी मीडियम की अगर हम बात करें तो वो हमेशा उसके लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो हमेशा इससे ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की, वाटर की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, वाटर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको हम एप्सिलॉन डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ये कितनी होती है, 81। वैसे तो ये 80 पॉइंट समथिंग होती है, बट कहीं कहीं पे इसको 80 ले लिया जाता है। ठीक है। सो वाटर की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो 80 होती है। सो ये किस तरीके से चेंज होती है, जैसे कि कोई भी दो चार्जेस हमारे पास थे Q1 एंड Q2, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए थे। कोई भी मान लो दो चार्जेस है हमारे पास, फर्स्ट इज Q1 एंड सेकंड इज Q2। और ये कहाँ पे रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सो मान लो पहले क्या था हमारे पास, इसके बीच में फ्री स्पेस था। तो फ्री स्पेस जो होता है उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते, कोई भी आयंस नहीं होते। तो इनका जो फील्ड है वो आपस में इजीली इंटरेक्ट कर सकता है, यानी कि इसका फील्ड, मान लो Q1 का जो फील्ड है वो इजीली इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर मीडियम इंसर्ट कर दिया, जैसे कि वाटर हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और दूसरी चीज वहां पे क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। सो वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो मतलब उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो जैसे ही इसके अंदर से फील्ड पास करेगा ये उसको क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। सो पोलराइज कर देगा तो इसका वाटर के मॉलिक्यूल्स का, इसके आयंस का भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा। वो फील्ड जो है वो इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा Q1 और Q2 के फील्ड। इस वजह से क्या हो जाएगा वहां पे, इनका फील्ड, यानी कि जो Q1 और Q2 का जो फील्ड लाइंस है या फिर इनका जो टोटल इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। सो एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की। अदर अदर किसी भी मीडियम की अगर हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू देखते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसा कि हम इस एक्सप्रेशन से देख पा रहे हैं कि एफ जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी हमारे पास बढ़ेगी उतना ही फोर्स क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। सो अगर हम फ्री स्पेस से वाटर की बात करें, यानी कि फ्री स्पेस था पहले दो चार्जेस के बीच में, अब हमने वाटर इंसर्ट कर दिया है, तो उसका जो फील्ड है उसकी वजह से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कितना डिक्रीज होएगा ये हम डिस्कस करेंगे। सो फ्री स्पेस के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम एफ नोट से डिनोट करेंगे क्योंकि ये किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। दूसरा हम लेंगे किसी भी मीडियम के लिए, इसको हम एफ एम से डिनोट करेंगे, और ये क्या होएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। सो अब हम एफ नॉट बाई एफ टू करेंगे, एफ नॉट बाई सॉरी एफ नॉट बाई एफ एम। सो बाकी की जो सारी चीजें हैं वो हमारे पास सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट है इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर से इसको डिनोट किया जाता है, या फिर इसको हम के से भी डिनोट कर देते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के से हम इसको डिनोट करते हैं। सो अब ये रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस के रिलेशन, मतलब फ्री स्पेस पे किस तरीके से, सॉरी, यानी कि एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है किसी भी मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस। सो यहाँ पे एप्सिलॉन आर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन एम हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये जो किसी भी मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो क्या आएगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उस जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है उसकी एप्सिलॉन आर टाइम्स किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी, या फिर हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो अब फोर्स की वैल्यू देखेंगे किसी भी मीडियम के लिए, एफ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम था यहाँ पे हमारे पास, एप्सिलॉन एम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, या फिर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। सो एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो अब इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे ये चीजें सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर भी हमारे पास यही सेम चीज थी जो कि फोर्स था फ्री स्पेस के लिए। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एम जो है, यानी कि किसी भी मीडियम का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाई के। यानी कि किसी भी मीडियम के अंदर अगर हम दो चार्जेस को रखते हैं तो उसका जो फोर्स है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा।
दैट मीन्स जैसे कि हमने वाटर के लिए डिस्कस किया था कि वाटर की जो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 81। सो अगर फ्री स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस में किसी भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स अगर एफ नॉट है, तो उसका वाटर के अंदर फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाई 81 टाइम्स, यानी कि 81 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ग्लास की बात करें, अगर हम ग्लास की बात करें, दैट इज एफ जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास के लिए जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। सो ग्लास के लिए जो फोर्स, ग्लास अगर मीडियम इंसर्ट करते हैं हम किसी भी दो चार्जेस के बीच में, तो उसके लिए जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाई 7। सो जो अ, जैसा कि हमने देखा, किसी भी मीडियम के अंदर अगर हम दो चार्जेस को रखते हैं तो उसका फोर्स जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, उसका फोर्स डिक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के अंदर एफ नॉट, यानी कि जो फ्री स्पेस के लिए जो फोर्स, फ्री स्पेस में जो फोर्स है वो क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम फोर्स होता है। ये हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगर किसी भी मीडियम के अंदर हम अगर इसको रखेंगे तो फोर्स क्या होता जाएगा, हमेशा ऑलवेज डिक्रीज होता जाएगा। वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नाउ we will discuss about Coulomb's law in vector form. So अब हम डिस्कस करेंगे Coulomb's law in vector form. हमारे पास दो चार्जेस दिए हुए हैं, फर्स्ट इज Q1 एंड द सेकंड इज Q2। सो जो फर्स्ट चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं R1, एंड सेकंड चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो ये रहेगी। मान लो हम चार्ज 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, R12 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 1 से 2 पे जा रहे हैं, या फिर 2 से 1 पे जा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, R21 बोल सकते हैं। सो R12 और R21 की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। R12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले। देखो, जब हम आर Q1 से Q2 पे जा रहे हैं तो हम इस डिस्टेंस को क्या कंसिडर कर लेंगे, R12 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। सो R12 जो है इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो R12 कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारे पास। एंड जब 2 से हम 1 पे जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R21। R21 कैप की डायरेक्शन हमारे पास ये हो जाएगी। अब R21, अब जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मान लो कोई भी दो इस तरीके से वेक्टर हैं, ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर्स को मिलाने वाला तीसरा वेक्टर है वेक्टर आर। सो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेक्टर आर जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरीके से इस चीज को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारे पास ये हमारे पास R1 की डायरेक्शन है, एंड ये हमारे पास R2 की डायरेक्शन है। अब हम R1 से 2 जा रहे हैं, 1 से
2 जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी हमारे पास, इधर है डायरेक्शन। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये इस तरीके से है, ये हमारे पास आर वेक्टर है और ये हमारे पास R12 वेक्टर है और ये क्या है, R2 वेक्टर है। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास A और B वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, R वेक्टर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। नाउ R12 वेक्टर की वैल्यू हमें चाहिए है, सो R12 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1। दिस इज द वेक्टर वैल्यू ऑफ R12 वेक्टर। इसी तरीके से R21 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R21 वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ये तो है इसकी वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ R12 एंड R21 वेक्टर। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, सेम होगा। R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड, और इसको हम मान लेते हैं R। सो अब हम डिस्कस करेंगे कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो कोलम अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ द कोलम्स लॉ। अब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये जो हमारे पास है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इसकी अगर हमें डायरेक्शन भी साथ में लिखनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। Q1 और Q2 जो है मान लेते हैं हम लाइक चार्जेस है, दैट मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर दोनों रिपेल करेंगे तो यहाँ पे जो Q1 पे जो फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दैट इज F12। इसी तरीके से Q1 चार्ज जो है वो Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, F21 वेक्टर। F21 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1। सो यहाँ पे हम F12 लिखेंगे सबसे पहले, F12। और यहाँ पे क्योंकि इसकी वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, ऊपर वेक्टर लगा देंगे। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसके देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में है ये, और इस डायरेक्शन में हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, R21 वेक्टर की डायरेक्शन है। ये R21 वेक्टर था हमारा, इसकी डायरेक्शन और F12 की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो किसी भी अगर स्केलर फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में अगर चेंज करते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन लगा देते हैं। तो हमने इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इसके साथ लगा दी, R21 कैप। R21 कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है। अब कोई भी यूनिट वेक्टर होता है, जैसे कि मान लो आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पे हम यही चीज अप्लाई करेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पे क्या है, आर है। वैसे तो हम F12 के अकॉर्डिंग R12 लिख सकते हैं या फिर R21 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये तीनों क्या है, सेम है, तो हम इसको सिर्फ R ही लिखेंगे। सो यहाँ पे या फिर हम इसको R21 भी लिख सकते हैं। तो चलो R21 ही लिख लेते हैं, R21 स्क्वायर। ये जो है ये मैग्नीट्यूड है तो इसके ऊपर हम वेक्टर नहीं लगेगा। सो F12 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी,
F12 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर। और R21 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो यहाँ पे R21 मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सो F12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 क्यूब, ये मैग्नीट्यूड का क्यूब है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर, और R21 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ F12। नाउ हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ F21। सो जिस तरीके से F12 को हमने लिखा, उसी तरीके से सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम F21 की भी वैल्यू लिख सकते हैं। F21 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, R12 क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जिस तरीके से हमने F12 के अंदर किया था, एक बार मैं लिख के बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि F21 वेक्टर जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख लेते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर था हमारे पास। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, जैसा कि डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, F21 की डायरेक्शन हमारे पास ये है, दैट इज R12 की जहाँ पे डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, R12 कैप, R12 कैप लिखेंगे। और फिर R12 कैप की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12। फिर इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो, F21 और F12 के अंदर क्या सिमिलरिटी है, F12 और F21 के अंदर सिमिलरिटी यहाँ से ये है, ये सभी वैल्यूज सेम है। यहाँ पे R21 है और यहाँ पे R12 है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ये दोनों चीजें भी सेम है। डिफरेंस सिर्फ क्या है यहाँ पे, इसके अंदर हमारे पास R1 माइनस R2 है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, R2 माइनस R1 है। सो यहाँ से अगर हम नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास R1 माइनस R2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, F12 इक्वल्स टू होएगा माइनस ऑफ F21। So this is the इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स हमारे पास F12 पे लग रहा है, यानी कि चार्ज 1 पे लग रहा है 2 की वजह से, उतना ही फोर्स हमारे पास 2 पे लग रहा है 1 की वजह से। डिफरेंस सिर्फ इतना क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर साइन नेगेटिव है। दैट मीन्स जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होएगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, क्या था, कि every action has an equal and opposite reaction. So this is the vector form of Coulomb's law. Thank you and have a nice day.